Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter और उसके जो भी exercises थे वो आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the fresh unit, that is unit 5th, our surroundings. The chapter is chapter number 8, occupations. Let's start the chapter. The work that we do to earn money is known as occupation. People do different kinds of occupation to earn money. People do jobs such as stitching, car repairing and shoemaking, which requires special skills. Some people do jobs such as selling fruits, cleaning, which do not require special skills. अब यहाँ पर क्या बोला है, द वर्क दैट वी डू टू अर्न मनी, जो काम हम करते हैं पैसे कमाने के लिए उसे हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं. और लोग अलग अलग टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन करते हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे कि कुछ लोग स्टिचिंग करते हैं, कार रिपेयरिंग करते हैं, शू मेकिंग करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. कुछ लोग जॉब करते हैं जैसे फ्रूट्स को बेचना और क्लीनिंग करना, तो ये इनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके. Now, before going further, there is a point. Do you know the handicraft sector provides employment to a vast chunk of craft persons in rural and semi-urban area and generates substantial foreign exchange for the country while preserving its cultural heritage. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वास्ट चंक ऑफ क्राफ्ट पर्सन जो कि गांव में रहते हैं या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, एंड जनरेट करते हैं एक सब्सटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री, और ताकि मतलब एक तरीके से वो प्रिजर्व भी कर रहे हैं किसको, हमारा इंडियन कल्चरल हेरिटेज है उसको. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्राफ्ट्स पीपल. People who make several useful and beautiful things with their hands are called craftspeople. This kind of a job also needs special skill which are transmitted from one generation to another. अब जो लोग several useful and beautiful things करते अपने हाथों से उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट पीपल बोलते हैं. एंड ये तरीके का जो जॉब है ये ट्रांसफर होता है, ये जो स्पेशल स्किल है ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे. ओके. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, ओके, जो स्टैच्यू वगैरह उनको डिज़ाइन करना एंड क्लोथ्स वगैरह को डिज़ाइन करना अलग अलग तरीके से. Now let us learn about some craft people. अब कुछ craft people के बारे में जानते हैं. First one is weaver. A person who make fabric by wearing fiber together is called a wearer. A weaver weaves cloth. A person who make fabric by weaving fiber together is called a weaver. A weaver weaves cloth on a loom with threads of different color. This skill has taught to him by his father. अब यहाँ पर क्या बोला है, वो पर्सन जो फैब्रिक को वीव करके बनाते हैं उन्हें हम वीवर बोलते हैं, और जो वीवर है वो क्लोथ को वीव करते हैं एक लूम में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. जो वीवर है वो क्लोथ को वीव करते हैं लूम में विथ थ्रेड जो कि अलग अलग कलर के होते हैं. एंड ये जो स्किल है उनको कौन सिखाता है, उनके जैसे पेरेंट्स ने सिखाया होगा या उनके पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स ने सिखाया होगा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन होता है. नाउ next is potter. Potters make beautiful pot of various shapes and sizes using clay, knife and fine wires. Once dried, they paint the pots. तो जो पॉटर्स है वो ब्यूटीफुल पॉट बनाते हैं वेरियस शेप के, साइजेस के. क्ले से बनता है, नाइफ यूज करते हैं उसे लाइक शेप देने के लिए, अच्छा सा फाइन वायर यूज करते हैं. एंड जब वो ड्राई हो जाता है तो उसमें अच्छे से कलरफुल पेंट करते हैं ताकि वो और भी सुंदर लगे, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो फिगर में. Now next one is tailor. A person whose occupation is making or altering garments like suits, jackets and dresses using is called tailor. The needle and sewing machine for men and women both typically to fit them. तो यहाँ पर बोला है कि वो पर्सन जिसका जॉब है गारमेंट्स को सिलना, उन्हें ऑल्टर करना, जैसे सूट्स हो गए, जैकेट्स हो गए, ड्रेसेस हो गए, साड़ीज हो गए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेलर बोलते हैं, जो इन सब चीज़ों को करते हैं. एंड इसमें जो नीड है यानी कि जैसे नीडल हो गया, स्विंग मशीन हो गया, ये रिक्वायर होता है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ टिपिकली टू फिट देम. ओके. तो बेसिकली कपड़ों को ताकि अच्छे साइज में फिट साइज में होना चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करता है, टेलर ही डिसाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज एम्ब्रॉयडरर.
An embroider decorates cloth with a design of colored stitches. Embroidery is done with the use of needle and colored threads. जो एम्ब्रॉयडर है वो क्या करते हैं, क्लोथ को डेकोरेट करते हैं, अलग अलग डिजाइन करते हैं, उसमें उसे स्टिच करते हैं अलग अलग कलरफुल थ्रेड से. ओके, उनके पास नीडल होता है, कलरफुल थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज special crafts of different regions in India. The art and craft of many states in India are very famous. Chikankari is a famous form of embroidery practiced in Lucknow, Uttar Pradesh. Bandej, also known as bandhani, is a tie and dye method practiced mainly in Rajasthan, Gujarat and parts of Uttar Pradesh. Kashmir is famous for its pashmina shawls. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट है अलग अलग स्टेट के, वो अलग अलग टाइप के होते हैं और बहुत फेमस भी होते हैं. जैसे कि चिकनकारी जो है वो फेमस है, वो एक फेमस फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी है जो कि कहाँ पर प्रैक्टिस होती है, लखनऊ में प्रैक्टिस होती है मेनली, और उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस होती है. और जो भंडेज है उसे हम बांधनी नाम से भी बुलाते हैं, जो कि एक टाई एंड डाई मेथड है जो कि प्रैक्टिस होता है कहाँ पर, राजस्थान में एंड गुजरात में भी एंड कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी. कश्मीर जो कि फेमस है किसके लिए, पश्मीना शॉल्स के लिए. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टाई एंड डाई मेथड एंड पश्मीना शॉल्स एंड चिकनकारी. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, थिंक एंड आंसर. व्हाट आर कॉटेज इंडस्ट्रीज? आपको पता करना है कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो क्या होते हैं. ओके, now next point is professionals. The term professional refers to anybody who earns his living by performing an activity that needs a certain level of education, skill or training. These occupations are called professions. Engineers, pilot, architect etc. are professionals. जो टर्म प्रोफेशनल है वो रेफर करता है उस पर्सन को जो अपना लिविंग अर्न करते हैं कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, और उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग चाहिए होती है. तो ये जो ऑक्यूपेशंस होता है इनको हम प्रोफेशन बोलते हैं, और जो जैसे जो ऑक्यूपेशन करते हैं जैसे कि इंजीनियर, पायलट हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इनको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं. ओके, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, पायलट एंड आर्किटेक्ट. Now, before going further, there is a point. Architects create new design concepts that push how मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड. जो आर्किटेक्ट है वो न्यू डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हैं ताकि वो दिखा सके कि कैसे जो मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ड्राइवर. Raju is a bus driver. He drives carefully and does not violate any traffic rule. He learned the skill of driving from a driving school at the age of 20 and has a valid driving license. जो राजू है वो एक बस ड्राइवर है और वो बहुत ध्यान से बस को चलाते हैं. वो कोई भी ट्रैफिक रूल को वायलेट नहीं करते हैं, यानी कि उसे ब्रेक नहीं करते हैं. और वो उन्होंने जो ये स्किल ऑफ ड्राइविंग है ये ड्राइविंग स्कूल से सीखा था एट द एज ऑफ 20 एंड उनको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था इसके लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज पायलट एंड एयर हॉस्टेस. सोनिया इज अ पायलट. शी लर्न टू फ्लाई प्लेन्स इन अ फ्लाइंग क्लब. Ruxana, her friend, is an air hostess. She got her training from an air hostess academy. She looks after the comfort of the passengers on board. जो सोनिया है वो एक पायलट है एंड उसने प्लेन वगैरह उड़ाना कहाँ से सीखा, फ्लाइंग क्लब से सीखा. और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है रुखसाना वो एयर हॉस्टेस है एंड उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली, एयर हॉस्टेस एकेडमी से. यानी कि वो देखभाल करती है, वो देखती है कि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं प्लेन के अंदर उनको कंफर्ट प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्यूटिशियन. Maria is a beautician. Her job is to make people look beautiful and smart. She uses comb, scissor and a variety of creams and powder. जो मारिया है वो एक ब्यूटिशियन है और उसका जॉब क्या है कि हर जो भी लोग उसके यहाँ आएंगे वो एकदम सुंदर दिखने चाहिए और स्मार्ट दिखने चाहिए. वो क्या चीज़ें यूज़ करती है, वो कॉम, सिजर एंड वेरियस टाइप ऑफ क्रीम्स एंड पाउडर यूज़ करती है. नाउ नेक्स्ट वन इज डॉक्टर. Mr. Pandey is a doctor. His job is to diagnose and cure people suffering from ailments. He uses instruments such as stethoscope, thermometer to cure people. He studied about medicines in a medical college for 5 years after class 12th.
अब मिस्टर पांडे कौन है? मिस्टर पांडे एक डॉक्टर है और उनका जॉब है कि लोगों की देखभाल करना और उन्हें बताना कि उनको कौन सी बीमारी हुई है। एंड वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। और उन्होंने मेडिसिन के बारे में पढ़ा था मेडिकल कॉलेज में 5 साल के लिए आफ्टर क्लास 12th। Now the other occupations are, some jobs do not need any kind of formal training or specialized skill. They learn the skill on the job. Some such jobs are as follows. कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सीख जाते हैं जैसे जैसे वो जॉब को करते हैं। कुछ ऐसे जॉब है जैसे कि फर्स्ट वन है वॉशरमैन। A washerman washes our clothes and irons them. Sometimes both husband and wife are engaged in the same job. Sometimes due to factors such as crop damage or unemployment, people are required to leave their villages and come to cities to do such jobs. अब वॉशरमैन जो है वो क्या करता है, कपड़ों को धोते हैं, आयरन करते हैं अच्छे से। एंड समटाइम्स बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो जो वॉशरमैन टाइप ऑफ वर्क है उससे करते हैं, वॉशरमैन एंड वॉशर वुमेन। कभी कभी क्या होता है कि विलेज एरिया में जब क्रॉप डैमेज हो जाता है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है उस एरिया में, तो क्या करते हैं वहाँ के लोग विलेज से शिफ्ट होकर शहर की तरफ आते हैं। और जब वो शहर की तरफ आते हैं तो वो ऐसा छोटा मोटा टाइप ऑफ जो वर्क होता है उसे करते हैं। Now, before going further, there is a point. Do you know Dhobi Ghat is claimed to be the world biggest outdoor laundry. धोबी घाट जो है वो एक वर्ल्ड बिगेस्ट आउटडोर लॉन्ड्री है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे जो वॉशरमैन है या वॉशर वुमेन है वो कपड़े धोते हैं। Now next one is restaurator. A restaurator runs a restaurant and serves food to people. Chefs cook food in a restaurant. जो रेस्टोरेटर है वो रेस्टोरेंट को चलाते हैं, वो सर्व करते हैं खाना लोगों को। शेफ्स जो है वो खाना बनाते हैं रेस्टोरेंट में। नाउ नेक्स्ट वन इज बाइसिकल मैकेनिक। A bicycle mechanic performs a wide range of repair of bicycles of people in a wide range. He uses tools such as screwdriver, wrench and spanner as to repair cycles. जो बाइसिकल मैकेनिक है वो बाइसिकल्स को रिपेयर करते हैं, उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, रेंच हो गया एंड स्पैनर हो गया। Now the next point is gender and work. Earlier, only males used to go out to earn money, and females are deprived of education and also did not work. They were supposed to rear children and take care of the house. But now times have changed. Women have achieved great success in different fields. Women are working as scientists, doctors, engineers, etc. Some women are even joining the armed forces. The country is proud of them. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था कि मेल्स जो है वो बाहर जाते थे पैसे कमाने के लिए और फीमेल्स जो हैं उन्हें कोई एडुकेशन नहीं मिलता था, वो कोई काम नहीं करते थे बाहर वाला, वो सिर्फ बच्चों को रेयर करते थे और वो घर का ध्यान रखते थे। पर अभी जो टाइम है वो बिल्कुल चेंज हो गया है एंड वुमेन जो है वो ग्रेट सक्सेस अचीव कर रही है डिफरेंट फील्ड्स में। वुमेन एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रही है, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा। एंड कुछ ऐसे वुमेन है जो आर्म फोर्सेज भी ज्वाइन कर रही है और वो देश को प्राउड फील करवा रही है। Now the next point is women achievers. Given below are some of the women achievers of our country. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दे रखे about that women achievers. First one is Sunita Williams, then Kalpana Chawla, Kiran Bedi and Indira Gandhi. Now before going further, there is a point. Do you know Geeta Gopinath appointed as the chief economist of the International Monetary Fund (IMF) makes her the second Indian and the first woman to assume the position. जो गीता गोपीनाथ है उनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का, एंड उनको सेकेंड इंडियन एंड द फर्स्ट वुमेन उन्हें बोला गया टू अज्यूम दैट पोजीशन। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द पॉइंट vocabulary. First one is craftspeople, people who make many beautiful things with their hands. Next one is restaurator, a person who runs a restaurant and serve food to people. Next one is professions, jobs that require a special training or acquisition of certain skills which one can get from any institute or in college. Now, as we have read this chapter, let's move into the point, things to remember.
First one is certain jobs need special skills or training. Next one, craftspeople make beautiful things with their hands. Next is professionals get special training for doing work. Next one, earlier only men used to do work. Now men and women both work to earn money. Next one, today there are many inspirational women achievers in our country. I hope student that you understood this chapter. एंड आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो प्रैक्टिस रूम में आपको एक्सरसाइज दे रखी है उसको कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप यू रेड दैट अर्लियर चैप्टर और इसमें जितनी भी एक्सरसाइज थी वो आपने कंप्लीट कर ली होगी. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9, मैपिंग आवर नेबरहुड. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Can you reach your school from your house? If you do not know in which direction to walk in, imagine a world where there are no directions. Would it be possible to reach our destination? Therefore, you need to know how to mark directions and also how to read maps of different places as to locate a place. अब यहाँ पर क्या बोल रही है, क्या तुम स्कूल जा सकते हो अपने घर से अगर तुम्हें बिल्कुल भी ना पता हो डायरेक्शन के बारे में? तो बेसिकली अगर हम इमेजिन करें ऐसा दुनिया, मतलब ऐसा वर्ल्ड कि जहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे. तो इसी वजह से हमें डायरेक्शन मार्क करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग चीज़ों की. एंड हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम मैप को रीड करते हैं डिफरेंट प्लेसेस सो एज टू लोकेट द प्लेस. Now the first point is foresights. Any place is located by knowing the side on which it is situated. We locate a place by using the 4 directions with respect to our body. The side we face in the front is the front side and the side behind us is the back side. The side towards our right is the right hand side and the side towards our left is the left hand side. अब यहाँ पर क्या बोला है, एनी प्लेस जो कि कोई भी जगह जो कि लोकेटेड है बाय नोइंग द साइड, मतलब हमें तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कौन से साइड में है वो. ओके एंड हम जो लोकेशन है उसके लोकेट करते हैं, एक जगह को लोकेट करते हैं बाय यूजिंग द 4 डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आवर बॉडी. जैसे कि जो साइड हम फेस करते हैं वो हमारा फ्रंट साइड हो गया, जो साइड हमारे पीछे होता है वो हमारा बैक साइड हो गया, जो हमारा राइट की तरफ होता है वो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट की तरफ वो लेफ्ट हैंड साइड. Now the next point is reading a sketch. A pictorial chart of an area drawn on a flat surface such as a paper is called a sketch. A sketch is very useful in locating a place because it provides us a rough idea about the location of a place. You cannot know the exact distance of one place in relation to another place by seeing sketches. अब यहाँ पर क्या बोले, एक पिक्टोरियल चार्ट है एक जगह का जो कि फ्लैट सरफेस में ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं. स्केच जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए ताकि हम उस जगह को लोकेट कर सके, बिकॉज वो हमें एक रफ आइडिया प्रोवाइड करते हैं एक लोकेशन ऑफ अ प्लेस का, बट हम एक एग्जैक्ट डिस्टेंस जो होता है एक जगह का वो हम पता नहीं कर सकते हैं बाय सीइंग दैट स्केच. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्केच, पोस्ट ऑफिस, आंट पूनम्स हाउस, एडवेंचर पार्क, माधव हाउस, मोनीज हाउस, मिस्टर दुबेज हाउस इज देयर, स्कूल, हॉस्पिटल, रमन्स हाउस, शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी शॉप एंड पार्क. So this is the rough sketch. Now before going further, there is an activity. Play a game with your classmates. You will be given a card with a word or a phrase. You have to explain it in your own words without using the word or phrase as given in the card. Your goal is to have the other classmate guess the word or phrase. तो इस गेम में आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ आपको एक कार्ड वगैरह बनाने हैं एंड उस कार्ड में आपको वर्ड लिखा हुआ मिलेगा या फ्रेज लिखा हुआ मिलेगा एंड आपको एक्सप्लेन करना है उस वर्ड को अपने खुद के वर्ड में बिना उस वर्ड या फ्रेज को यूज़ करे हुए, और आपके जो क्लासमेट उनको गेस करना है कि वो वर्ड या फ्रेज क्या है. ओके A sketch of the neighborhood of Moni's house is given above. Madhav house is in the front of Moni's house and Mr. Dubey's house is at the back of Moni's house. Raman's house is on the right of her house and Aunt Poonam house is on the left of her house. जैसे कि आपको ये जो स्केच दे रखा है इसमें जो मोनी का घर है, सो इस स्केच में जो मोनी का घर है उसके ऊपर की तरफ किसका घर है, माधव का घर है, एंड उसके बैक साइड में किसका घर है, मिस्टर दुबे का घर है, राइट हैंड साइड में रमन का घर है, लेफ्ट हैंड साइड में आंट पूनम का घर है. After reading the sketch, an informal explanation of the way to reach the school from Moni's house is given below.
अब यहाँ पर एक इनफॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कैसे मोनी के घर से स्कूल की तरफ जा सकते हैं। रीच द पार्क एट द एंड ऑफ द रोड बाय टेकिंग अ राइट टर्न फ्रॉम द मोनीज हाउस। मोनी के घर से एक राइट टर्न लेना है और पार्क एरिया में हमें रीच करना है। टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम द पार्क टू क्रॉस द रोड, फिर वहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है रोड को क्रॉस करने के लिए। टेक अ स्मॉल राइट टर्न फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप अलोंग द फुटपाथ आफ्टर क्रॉसिंग द रोड। रोड को क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा राइट टर्न लेना है ग्रोसरी शॉप से। ओके, टेक अ लेफ्ट टर्न टू गो अराउंड द grocery shop and then take a right turn at the to cross the road and reach the hospital। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक लेफ्ट टर्न लेना है टू गो अराउंड द ग्रोसरी शॉप एंड फिर एक राइट टर्न लेना है, फिर क्रॉस करना है रोड को एंड रीच द हॉस्पिटल। टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हेयर, फिर यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है एंड वॉक करना है अलॉन्ग द हॉस्पिटल फॉर सम डिस्टेंस। देन रीच इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल बाय टेकिंग अ लेफ्ट टर्न एंड ऑपोजिट टू द हॉस्पिटल क्या है, स्कूल है। Thus, we can give journal directions to reach a place using the four sides in relation to our body। तो in relation to our body हम उनको journal direction दे सकते हैं, मतलब एक proper तो नहीं पर journal direction दे सकते हैं। Okay. Now before going further, there is the point think and answer. What are landmarks? आपको find करना है कि जो landmarks है क्या होते हैं। Now the next point is map. A map is a visual representation of an entire area or a part of an area, typically represented on a flat surface। Map जो होता है एक visual representation होता है पूरे जगह का, ओके या फिर पार्ट उस एरिया के पार्ट का, एंड टिपिकली ये रिप्रेजेंट होता है किसमें, एक फ्लैट सरफेस में। Now next point is reading a map. Map reading is a process of looking at the map to determine what is depicted and how the cartographer depicted it. There are signs, symbols, colors and scales to locate the places on the map. There are three types of maps. First is physical, then political and thematic. तो ये जो मैप रीडिंग है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मैप को देखते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सके एंड डिपिक्ट कर सके एंड कैसे, मतलब जो कार्टोग्राफर है उन्होंने मैप को डिपिक्ट किया था, ठीक है। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस उन्होंने साइंस यूज करे थे, सिंबल यूज करे थे, कलर यूज किया था, स्केल्स यूज किए थे डिस्टेंस के लिए ताकि वो लोकेट कर सके जगह को मैप में। एंड थ्री टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। Let's talk about it. First one is a physical map. Physical map shows all the physiographic regions of the nation. In terms of physiographic, the country can be listed in the following regions: the islands, coastal plains, and the peninsular plateau. While making a physical map, different colors are used to indicate the different landforms and elevations. अब यहाँ पर क्या बोला है, फिजिकल मैप जो है वो फिजियोग्राफिक रीजन दिखाता है एक जगह का, नेशन का। इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफिक, द कंट्री जो है वो लिस्ट होती है द फॉलोइंग रीजन में, जैसे कि आइलैंड हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। तो फिजिकल मैप बनाते समय डिफरेंट कलर्स को भी यूज किया जाता था टू इंडिकेट करने के लिए कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या है और एलिवेशंस क्या है। Next is political map. Political map is designed to show the boundaries of countries, states, the location of major cities, and they usually include important bodies of water. जो पॉलिटिकल मैप है वो बाउंड्रीज वगैरह शो करता है कंट्रीज का, स्टेट्स का, लोकेशन शो करता है मेजर सिटीज का, एंड वो यूजुअली हम यूज करते हैं टू इंक्लूड द इम्पोर्टेंट बॉडीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज thematic map. Thematic map depicts forest types, major species composition, crown density of forest cover and other land uses. जो thematic map है वो पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताता है, जैसे फॉरेस्ट टाइप हो गया, मेजर स्पीशीज हो गए, कॉम्पोजिशन या फिर ग्रोन डेंसिटी हो गया फॉरेस्ट कवर का, या अदर लैंड यूजेस हो गए। Now, before going further, there is a point. Do you know, millions of years ago, the Peninsular Plateau region, the oldest land mass, was a part of the Gondwana land, which covered India, Australia, and South Africa, and South America. तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन था, जो कि एक ओल्डेस्ट लैंड मास है, वो किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो कि किसको कवर करता था, इंडिया को कवर करता था, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को एंड साउथ अमेरिका को। Now next thing is to draw a map, we have to select what we want to show on a map. Accordingly, the title of the map is chosen. We get to know about the part of the world to be depicted by the title of the map. अब यहाँ पर बोले कि अगर हमें मैप को ड्रॉ करना है तो हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें क्या चीज शो करनी है मैप में, एंड उसी के अकॉर्डिंग टाइटल ऑफ द मैप जो है वो चूज किया जाता है, एंड उससे हमें पता चलता है अबाउट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जो कि डिपिक्ट होता है उस टाइटल ऑफ द मैप में।
Now next point is directions on a map. The four cardinal directions are north, west, east and south. On a map, north is represented on the top, east is represented on the right and south is represented on the bottom, west is represented on the left. तो यहाँ पर बोले कि फोर कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. मैप में नॉर्थ जो है वो टॉप में शो होता है, ईस्ट राइट में, साउथ नीचे की तरफ एंड जो वेस्ट है हमारा वो लेफ्ट में. ओके, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो. In addition to these, there are also four sub-directions: northeast, northwest, southeast and southwest. An instrument called compass is used to find the directions. इसके अलावा भी कुछ सब डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट हो गया, और एक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कंपस जो है वो हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शंस. Now next one is scale of a map. A map is much smaller than the area shown by it. Simply defined, scale is the relationship between distance on the map and distance on the ground. Therefore, we use a scale to draw a map. A scale shows a small unit measure which is equal to much bigger unit. मैप में मैप इज मच स्मॉलर देन द एरिया, मतलब मैप जो है वो थोड़ा छोटा होता है, जो एरिया एक्चुअल एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि स्केल जो है इज अ रिलेशनशिप. वो स्केल जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप और जो रियल डिस्टेंस है ग्राउंड में. देयरफॉर हम स्केल को यूज़ करते हैं मैप को ड्रॉ करने के लिए, और स्केल हमें दिखाता है स्मॉल यूनिट मेजर को, विच इज जो कि इक्वल होता है किससे, बिगर यूनिट से. Let us understand this with the help of an example. We assume that the scale of a map to be 1 centimeter equals to 100 kilometer. If the distance between two places A and B on the map is 5 centimeter, it means that they are actually at a distance of 500 kilometer from each other. A scale is given always on the corner of the map. अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि अज्यूम करो कि जो स्केल ऑफ अ मैप है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स है 100 किलोमीटर के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन जो जगह है, यानी कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी का जो डिस्टेंस उनके बीच में कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है. दैट मीन्स द रियल डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर. ओके, सो स्केल जो है वो हमेशा कहाँ पर लिखा जाता है, ऑन द कॉर्नर ऑफ द मैप में. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट. डू यू नो the map scales are highly important for providing a sense of size and distance to readers. Most often the map scale used on a particular map is stated on the map itself. जो मैप स्केल है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, जिससे क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है कि हमें पता चलता है सेंस ऑफ साइज का और डिस्टेंस का, रीडर्स को पता चलता है. एंड मोस्ट ऑफन जो मैप स्केल है वो पर्टिकुलर मैप में स्टेट होता है ऑन द मैप इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज साइंस एंड सिंबल्स ऑन अ मैप. सो आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स मैप का. कैपिटल सिटी, टेम्पल, टाउन, रोड, रिवर, ब्रिज एंड चर्च. ब्लू कलर, वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, ओशन, सीज एक्सेट्रा. ब्लू कलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर बॉडीज, जैसे कि रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, सीज हो गए. एंड ग्रीन कलर, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, प्लांट्स एक्सेट्रा. ग्रीन कलर जो है वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड प्लांट्स को दिखाता है. येलो कलर यूजुअली डिनोट्स डेजर्ट. येलो कलर डेजर्ट एरिया को दिखाता है. ब्राउन कलर, हाईलैंड्स एंड माउंटेन्स. ब्राउन कलर जो है वो हाईलैंड्स एंड माउंटेन्स को शो करता है. Now before going further, there is a point. Do you know all maps are scales? All maps are scale models of reality. जो सभी मैप्स है वो स्केल मॉडल्स ऑफ रियलिटी है, यानी कि वो स्केल शो करते हैं. ओके, जिससे हमें डिस्टेंस का पता चलता है. नाउ लेट्स मूव इनटू द पॉइंट वोकैबुलरी. फर्स्ट वन, sketch. A rough pictorial representation of an area drawn on a flat surface. Next one is map. A visual representation of an area of land or sea, so showing physical features of cities, roads, etc. Now, as we have read this chapter, let's move into the point. Things to remember. First one, front side, back side, right hand side, left hand side are the four sides in relation to our body. Next one, a pictorial chart of an area down on a flat surface like a paper is called a sketch. Next one, a map has signs, symbols, colors and scales to locate the places shown on it. Next one, there are three kinds of map: physical, political and thematic. Next one, a scale is used to draw a map because it is much smaller than the region shown on it. Next one, signs and symbols are used to show features like roads, rivers, temples, churches, etc. on the map. Next one is different colors are used to depict different landforms and water bodies on the map.
आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो प्रैक्टिस जोन में एक्सरसाइज दे रखी है उसे कंप्लीट करना है। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।